नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने मंत्री से लेकर अफसरों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। सिम्स और अस्पताल होंगे अलग, निरीक्षण के बाद मंत्री का निर्णय। विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए दिशांत की हुई शुरुआत, पुनर्वास और एकीकरण का किया जाएगा प्रयास। श्रम विभाग के तमाम दावों को खारिज करती है मजदूरों की भीड़, प्रदेश छोड़कर बाहर जाने का सिलसिला जारी। और कड़ाके की ठंड की बजाय बदली और गर्मी का बना हुआ है मौसम, कोहरे ने जरूर दिखाया असर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा केंद्र व अस्पताल सिम्स का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को निरीक्षण किया। पिछले काफी दिनों से सिम्स को लेकर माहौल बना हुआ है। हाईकोर्ट भी लगातार यहां की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहा है। बावजूद इसके व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही हैं। प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शनिवार को रायपुर से बिलासपुर के सिम्स में पहुंचकर यहां की स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल जाना। पिछले काफी समय से सिम्स को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा भी अधिकारियों को लगातार निर्देश देकर यहां की व्यवस्थाओं में सुधार लाने कहा जा रहा है। उसके बाद भी अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने सिम्स में उपलब्ध तमाम सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही भर्ती मरीज, उनके परिजन, कार्यरत नर्स, डॉक्टर, अधिकारियों से चर्चा कर सुविधाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसकी वजह से व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही इस मामले में आगे कदम उठाया जाएगा। दौरे का उद्देश्य अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल सके। डॉक्टर्स को क्या समस्या है, नर्सेस को क्या समस्या है, काम करने वालों को क्या समस्या है, मरीज की क्या समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या दिक्कत है, इक्विपमेंट्स की क्या आवश्यकता है, ये सबको समन्वित करके आज अभी बैठक करेंगे। हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायकगण और हम सब लोग बैठक करेंगे। एसीएस मैडम और कलेक्टर भी इसमें, पूरे चिकित्सी के विभागाध्यक्ष सभी लोग रहेंगे और मिलकर हम लोग आगे किस प्रकार से यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को और अच्छे से कर सकते हैं, उस दिशा में आज बातचीत करेंगे। स्टाफ की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पदों को बढ़ाने और रिक्त पदों में कर्मियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 100 दिन के अंदर चालू करने का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। जल्द ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में हम लोग भर्तियां करेंगे। जो भी रिक्त पद हैं, चाहे डॉक्टरों के हों, नर्सेस के हों, स्टाफ के हों, जल्द ही भर्ती करेंगे। और भर्ती ही नहीं, हम पदों को बढ़ाने के लिए, चूँकि बेड बढ़ रहे हैं, उस पर भी हम रिपोर्ट मंगे हैं सभी जगहों से। और जल्द ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे डॉक्टर हों चाहे स्टाफ हों, जल्द ही भर्ती निकालेंगे। निरीक्षण के दौरान उनके साथ तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, सिम्स डीन, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमार सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनस्वी कुमार शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल और राजकिशोर नगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सभी वार्डों का दौरा कर अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। श्री कुमार ने जिला अस्पताल में मरीजों के लिए पंजीयन कक्ष का जायजा लिया। इस दौरान गांधी चौक से इलाज कराए एक मरीज से पंजीयन के लिए आभा ऐप के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, मरीजों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए। अस्पताल में मरीज ऐसे भी परेशान हालत में आते हैं। अस्पताल में नियमित साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त सचिव ने डायलिसिस कक्ष, आयुष्मान कार्ड पंजीयन केंद्र, 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल का भी जायजा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर जगदीश सोनकर, कलेक्टर अवनीश शरण, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, एसडीएम सूरज साहू, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश शुक्ला मौजूद रहे। सिम्स का निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शनिवार को स्वास्थ्य से जुड़े तमाम अधिकारियों की बैठक ली। सिम्स के सभा कक्ष में स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की मौजूदगी में श्री जायसवाल ने कहा कि सिम्स में सुधार के लिए इलाज और प्रशासन दोनों अलग किए जाने के साथ ही अस्पताल प्रशासन के लिए
MBA उत्तीर्ण प्रशासक और एक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सिम्स को कोनी में स्थानांतरित करने अधिकारियों को निर्देश दिए। कोनी में सिम्स के नए भवन के लिए 40 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। बैठक के दौरान मंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को जहां सिम्स में छोटी छोटी कमियों को तत्काल दूर करने कहा, वहीं बीते कुछ दिनों में यहां आए सुधार के लिए हौसला अफजाई भी की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु पिल्लई, OSD R प्रसन्ना विशेष रूप से मौजूद रहे। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोहरे के चलते उत्तर भारत से आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक और पंजाब से लेकर बिहार मध्य प्रदेश तक लोग ठंड की मार झेल रहे हैं। कोहरे की वजह से सड़क यातायात के अलावा ट्रेन और विमान की रफ्तार भी कमज़ोर हुई है। आलम यह है कि दिल्ली की ओर से आने वाली और यहां से जाने वाली 22 ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। ऋषिकेश योगनगरी से चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 9 घंटे विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इसके अलावा दूसरी दिशाओं से आने वाली यात्री गाड़ियां 2 से 4 घंटे देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंचती रहीं। विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए पुनर्वास, पुनर्एकीकरण और समर्थन के लिए दिशांत की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के द्वारा निजात अभियान के सहयोग से दिशांत की टीम काम करेगी। IG और SP ने देश के पहले इस कक्ष का उद्घाटन किया, जहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बच्चों की काउंसलिंग होगी। बिलासपुर देश का पहला जिला होगा जहां दिशांत की शुरुआत की गई है। यहां किशोर न्याय अधिनियम के अपराध से जुड़े बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। यूनिसेफ के साथ मिलकर काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस ने शनिवार को पुलिस सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया। IG अजय यादव और SP संतोष कुमार सिंह ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए JJ एक्ट के बच्चों के पुनर्वास की बात कही। IG अजय यादव ने इस दौरान दिशांत कक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया। यहां किशोर न्याय अधिनियम के छोटे सजा वाले बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम किया जाएगा। आंकड़े अपने आप में बता देते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र में जो भी आप देखें, संपत्ति संबंधी या शरीर संबंधी अपराध दोनों में कमी आई है। और बेसिकली अगर जो बच्चे इस तरह की गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में किसी कारण से लिप्त होते हैं, चाहे वो नशे के प्रभाव के कारण ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे जो कार्रवाई की गई है उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, प्लस उनका पुनर्स्थापन भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है, जिसमें बच्चों को न सिर्फ हम आने वाले समय के लिए उनका भविष्य सुधार रहे हैं, बल्कि उनको उस क्राइम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में निजात अभियान को मिली सफलता के बाद पुलिस अब विधि के साथ संघर्षरत बच्चों की भी काउंसलिंग करेगी, जिसका सार्थक परिणाम भी सामने आएगा। हर तरह की एक्टिविटी वॉलंटियर्स अभी इनिशियल स्टेज में जब हम शुरू भी कर रहे तभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और आप सब यहाँ बैठे हैं जो अलग अलग संस्थाओं के हैं। ये एक कमिटमेंट के साथ बैठे कि ऐसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट, तो हम लोग आने वाले समय में ऐसे और जो भी जरूरतें रहेंगी, रिहैबिलिटेशन में भी काम करेंगे, रीइंटीग्रेशन में भी काम करेंगे और इस तरह की और जो सपोर्ट करने की जरूरतें हैं उसको हम लोग पूरा करने के हम आप मिलकर करेंगे। दिशांत कक्ष में JJ एक्ट के बच्चों के लिए खेलने के सामान से लेकर उनके बौद्धिक विकास और संवर्धन के सारे संसाधन उपलब्ध हैं। IG और SP ने काम करने वाली संस्था को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 16 महीनों की जांच के बाद सरकंडा पुलिस ने कांग्रेसी नेता अकबर खान और पार्षद तैयब हुसैन के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मालूम हो कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर रज्जब अली ने दोनों की प्रताड़ना संगाकर 4 अक्टूबर 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सरकंडा पुलिस ने 306-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया था। मृतक रज्जब अली की रपटा चौक के पास बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, जहां रज्जब की पुश्तैनी ज़मीन का 20 वर्ष से पारिवारिक विवाद चल रहा है। अकबर खान और तैयब हुसैन ने ज़मीन का अवैध तरीके से सीमांकन करा लिया था और दोनों आरोपी आए दिन 20 से 25 युवकों को ले जाकर रज्जब अली को धमकाकर खाली करने को कहा करते थे। अवैध रूप से इस जमीन पर कब्जा भी वे करना चाहते थे। आरोप है कि इन दोनों की धमकी से त्रस्त होकर रज्जब अली ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी शिकायत सरकंडा थाने में की गई थी। इसके बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
थाना सरकंडा के अंतर्गत अक्टूबर 2022 में रज्जब अली नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि ज़मीन संबंधी दो व्यक्तियों तैयब हुसैन और अकबर खान ने उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और मर्ग जांच की जा रही थी। इसके बाद दोनों व्यक्तियों अकबर खान और तैयब हुसैन के खिलाफ उन्हें धारा 306-34 का अपराध पंजीबद्ध कर इसको विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा बेहतर पुलिसिंग के लिए महारथों को प्रोत्साहन स्वरूप इस साल का पहला कॉप ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। साल की शुरुआत में इस बार बीते वर्ष की पेंडेंसी निपटाने टीआई सरकंडा जयप्रकाश गुप्ता का नाम चयन किया गया। वहीं चोरी पकड़ने और विभाग के अन्य अच्छे कार्यों के लिए पुलिस स्टाफ को भी कॉप ऑफ द मंथ इनाम से एसपी ने नवाजा। 10 मोटरसाइकिल चोरी के जेवरात बरामदगी करने पर एसएसयू के प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, अल्प अवधि में चोरी के आरोपी को पकड़कर 100% बरामदगी के लिए प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, रक्षित केंद्र के कार्यों का लगन और परिश्रम से कर्तव्य निष्पादन के लिए प्रधान आरक्षक आबिद हुसैन, महिलाओं के जेवरात उतरवाकर ठगी करने वाले दिल्ली गैंग के 12 सदस्यों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने पर एसएसयू से आरक्षक बोधूराम कुम्हार, वर्ष के अंत में अभियोग प्रस्तुत करने में लगन व परिश्रम से कार्य करने पर आरक्षक नमित सोनी, अपहृत नाबालिगों की विभिन्न प्रदेशों से बरामदगी के लिए महिला प्रधान आरक्षक स्वाति बंजारे और हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब दावा संबंधी कार्य में सराहनीय योगदान के लिए आरक्षक मुकेश निराला को कॉप ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। बात चाहे फिर फसल कटाई की हो या फिर ईंट भट्ठों में मजदूरी करने की, हर साल मजदूरों का पलायन पहले की तरह बदस्तूर जारी है। बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ से अधिकांश मजदूर दूसरे प्रदेश के ईंट भट्ठों में काम करने के लिए जाते हैं। बिलासपुर स्टेशन का ये नज़ारा है जहाँ सैकड़ों की संख्या में मजदूर देश के कई राज्यों में पलायन करते देखे जा सकते हैं। ये मजदूर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात में रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं। मजदूरों का इस मामले में कहना है कि छत्तीसगढ़ में उन्हें बहुत कम रोजी मिलती है। वे यहाँ पूरा दिन काम करते हैं तो उन्हें मात्र 250 से 300 रुपये और अधिक से अधिक 400-450 रुपये ही मिलते हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों में उन्हें 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक मिलते हैं। प्रदेश के साथ बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों में पलायन करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसका कारण ये भी है कि शासकीय विभाग यानी श्रम विभाग पलायन करने वाले उन मजदूरों का लेखा जोखा रखता है जो लाइसेंसी ठेकेदारों के सहयोग से अन्य प्रदेशों में काम करने पलायन करते हैं। राज्य सरकार सहित श्रम विभाग को भी जानकारी है कि मजदूर बड़ी संख्या में रोजी की तलाश में दूसरे प्रदेशों को पलायन करते हैं, लेकिन सरकार भी इसे मजदूरों की पलायन प्रवृत्ति मानती है। शनिवार को बिलासपुर स्टेशन में पलायन करने वाले मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जोनल स्टेशन के अंदर जन आहार केंद्र का टेंडर 16 जनवरी को खत्म हो रहा है। अब तक नए टेंडर के लिए किसी ने भी आवेदन जमा नहीं किया है। वहीं पुराने संचालक भी अब इसे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री गाड़ियों की आवाजाही महज नाममात्र की रह गई है। बिलासपुर स्टेशन का जन आहार केंद्र 16 जनवरी से बंद हो जाएगा। अब कोई भी इसका नया टेंडर लेने में रुचि नहीं दिखा रहा है। पुराने संचालक की माने तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री गाड़ियों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। सभी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4, 5 पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण ग्राहकी नहीं होने से लाइसेंस शुल्क तक नहीं निकल रहा है। अब संचालकों के लिए इस सुविधा को सुचारू रख पाना बेहद कठिन हो रहा है। पिछले दिनों जोनल स्टेशन के 3 दुकान संचालकों ने यात्रियों की संख्या कम होने के चलते अपने स्टॉल को बंद कर दिया। अब इसी के संचालक ने जन आहार केंद्र को लेकर भी अपना हाथ खींच लिया है। इस समय हमारा पहले हॉल हमेशा फुल रहता था, लोग वेटिंग करते थे खाना खाने के लिए आने के लिए। आज प्लेटफॉर्म पे कोई गाड़ियाँ नहीं है 1 नंबर में, जिसकी वजह से ग्राहक है ही नहीं। आप देख लीजिए, खाली अधिकारी वर्ग मिलेंगे आप जो, और धंधा है नहीं हमारा। धंधा ना होने की वजह से हम लोगों ने इस बार टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारी लगी लगाए रोजी जाए। और चूँकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने लाइसेंस फीस बढ़ा दी है, जिसकी वजह से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब धंधा ही नहीं हुआ तो हम लाइसेंस फीस कहाँ से ला के देंगे। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म में सर दिन भर में 2-4 गाड़ियाँ आती हैं, और वो भी ना के बराबर। ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जिसमें धंधा होता नहीं है, और पहले जो गाड़ियाँ थी वो सारी गाड़ियों को 2 नंबर 3 नंबर कन्वर्ट कर दिया गया है। जन आहार चला रहे मैनेजर की माने तो यहाँ आए दिन अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहता है। जिस समय यात्रियों की भारी भीड़ रहती है उस समय यह वीरान पड़ा है, जिसके चलते उनका लाइसेंस शुल्क तक नहीं निकल पा रहा है।
साथ ही वे अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन भी नहीं दे पा रहे, जिसके कारण उन्होंने इसके संचालन से अपना हाथ खींच लिया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दूसरे की जमीन को अपना बताकर कई लोगों से ठगी करने वाले सरपंच को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेल्हा के ग्राम अमलाल डीहा के सरपंच बसंत कुमार यादव ने सरोज विहार निवासी अरुण कुमार वर्मा से जिला बलौदा बाजार भाटापारा के ग्राम पासीद में स्थित जमीन को अपनी बताकर सौदा किया और अपने खाते में 10 लाख रुपए ले लिए। बाद में जब पीड़ित को पता चला कि यह जमीन सरपंच की नहीं है तो उसने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत की जांच कर आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सरपंच बसंत कुमार यादव ने करीब 3 एकड़ 46 जिसमें जमीन का सौदा दूसरों से कर लिया था। नगर निगम के ठेकेदार द्वारा अब सरकारी भूमि की मिट्टी को अलग अलग सप्लायरों को बेचा जा रहा है। ताज़ा मामला मंगला से दीनदयाल कॉलोनी मार्ग छपरा भाटा का है। यहाँ निगम द्वारा बड़ा नाला बनाने का काम कराया जा रहा है। कार्य के दौरान निकली मिट्टी को ठेकेदार अलग अलग सप्लायरों के माध्यम से दूसरी जगहों पर खपा रहे हैं। जब इसकी सूचना लोगों को लगी तो वे इसका विरोध करने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पास में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाया जा रहा है, जहां मिट्टी डालने के लिए जोन कमिश्नर द्वारा ठेकेदार को कहा गया, मगर ठेकेदार इसका पालन न करते हुए दूसरे कॉलोनियों में मिट्टी को बेच रहा है। जब इस संबंध में ट्रैक्टर और हाईवा चालकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जमीन पटाई और दूसरे काम के लिए वे मिट्टी गिरा रहे हैं। इस मामले में ठेकेदार के कर्मचारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहां से रोजाना अवैध रूप से मिट्टी चोरी का खेल जारी है। 15 से 20 हाईवा और 20 से 30 ट्रैक्टर मिट्टी लोड करके दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। इस तरह से ठेकेदार द्वारा खनिज विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। हल्का बेलियो में घर बनवाते ना लगवाते का पता भैया पटवाए बर लगवाते तो हमन गाड़ी किराया में लान भैया हमन मुन्ना सिंह का पता भैया नहीं जाना, मुन्ना सिंह बोलते थे जानता हूँ। ये नाली बन रहा है सरकारी, हाँ नगर निगम। ये साइड में जा रहा है। कौन से साइड? ये अपना जो कॉलोनी है ना दूसरे वाला बजरंगबली के आगे उसी तरफ। नहीं बेच नहीं रहा, अब उसको पता नहीं है बेच रहा है कि वो कर रहा है। मेरे को अमीर बोला है लोड करने के लिए, वो साइड में जाएगा करके। अमीर ठेकेदार है। ये सरकारी नाला बन रहा है, उसकी मिट्टी को किसी को बिना सूचना दिए यहाँ का पूरा मिट्टी पूरे कॉलोनी में ट्रैक्टर वाले हाईवा वाले ले जा के बेच रहे हैं। यहाँ सरकारी नाला खुदाई हो रहा है, उसके बाकी जगह के लिए सब सामान को ले जा के बेच रहे हैं। ये सब बराबर लेवल करने का मिट्टी काम आएगा, उस मिट्टी को ले जा के बेच रहे हैं ट्रैक्टर हाईवा वाले। यहाँ ग्राउंड में भी गिरा सकते थे। हमारे जोन कमिश्नर मैडम बच्चे लोग के खेलने के लिए ग्राउंड के लिए जगह दिए हैं, उस जगह में गिराना था, वहाँ न गिरा के सब कॉलोनी में ले जा के बेच रहे हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने मंत्री से लेकर अफसरों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। सिम्स और अस्पताल होंगे अलग, निरीक्षण के बाद मंत्री का निर्णय। विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए दिशांत की हुई शुरुआत, पुनर्वास और एकीकरण का किया जाएगा प्रयास। श्रम विभाग के तमाम दावों को खारिज करती है मजदूरों की भीड़, प्रदेश छोड़कर बाहर जाने का सिलसिला जारी। और कड़ाके की ठंड की बजाय बदली और गर्मी का बना हुआ है मौसम, कोहरे ने जरूर दिखाया असर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब समाप्त हो रहा है, परिणाम स्वरूप मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। रात में अब ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में 2 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। दिन और रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, लिहाजा रात में ठंड का असर कम हुआ है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह स्थिति बनी है। शनिवार को आसमान में हल्के बादल नजर आए, शाम को बादलों का झुंड और बढ़ गया। सुबह ठंडी हवा चली, दिन भर मौसम शुष्क बना रहा। सिस्टम
कमजोर होने के कारण यह स्थिति बनी। वहीं सरगुजा संभाग सहित पिंडरा रोड में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई। मौसम विशेषज्ञ सिराज खान की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो रहा है। वहीं मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त अपेक्षाकृत गर्म हवा का आना लगातार जारी है। प्रदेश में 7 जनवरी को सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड जारी रह सकता है, हालांकि जल्द ही इसमें बदलाव भी होगा। न्यायधानी में शुक्रवार की शाम हल्की ठंड रही, लेकिन जैसे जैसे रात हुई ठंड का असर कम हो गया। शनिवार की सुबह ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, रात में धुंध नजर जरूर आया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के जनरल काउंटर में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में इतनी अधिक भीड़ है कि यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों के साथ साथ इस भीड़ का दबाव जनरल टिकट काउंटर में भी नजर आने लगा है। लिहाजा सभी काउंटर खोल दिए गए ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। शनिवार की दोपहर बिलासपुर रेलवे स्टेशन के जनरल काउंटर में यात्रियों की खूब भीड़ लगी रही। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ समाज के लोगों ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चाटीडीह निवासी अभिषेक शर्मा ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो को सेंटा बनाकर और उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। जैसे ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने फोटो को देखा तो इसकी शिकायत अजाक थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अभिषेक शर्मा का मोबाइल जब्त कर लिया और मामले में जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। हाँ, चाटीडीह का एक लड़का है अभिषेक शर्मा जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ है कि जनरल लोगों को गिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा और तो उसी की शिकायत लेकर हम लोग सब समाज के लोग आए हुए हैं। हाँ, अम्बेडकर के फोटो को सेंटा क्लॉज पहना कर रखे हुए हैं। ये हमारी जाति को गाली दे रहा है। हम लोग सुनीता दीदी हमको व्हाट्सएप मतलब इंस्टा के थ्रू हमको एक वो मिला फोटो जिसमें लिखा हुआ था ST जनरल वाले को कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा ST SC ऑब्लिक करके। तो हम लोग पता चले ये अभिषेक शर्मा का है। तो हम लोग सुबेरे उसे घर गए तो जिसके नाम से जिसके ID से दिखे थे उसके साथ भाई लोग के साथ हम लोग पूरे समाज वाले जाके देख के आए हैं और उसका मोबाइल को लेके आ गए हैं और उसको थाने में जाके आवेदन देने के लिए। हाई कोर्ट के सामने होटल सेंट्रल पॉइंट में शुक्रवार को बालाजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित चेतना बिलासपुर और विकास कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी, विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, धर्मलाल कौशिक, अटल श्रीवास्तव शामिल हुए। सभी ने बिलासपुर जिले की चिंता करते हुए विकास में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ने का भरोसा दिलाया। राज्य में फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद बिलासपुर का विकास व्यवस्थित तरीके से हो, इसको लेकर प्रबुद्ध जनों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। चेतना बिलासपुर और विकास कार्यक्रम के जरिए स्थानीय नागरिकों ने सिम्स, अरपा, सड़क, हवाई सुविधा, सरकारी सुविधाओं पर जनप्रतिनिधियों से बेहतर करने अपेक्षा की है। यहाँ सभी की मांग रही कि शहर का विकास बेहतर तरीके से किया जाए। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी उम्मीदों पर उनकी सरकार खरा उतरेगी और हर स्तर पर तालमेल बनाकर विकास बेहतर तरीके से कराया जाएगा। आज बिलासपुर का स्वरूप बदलता जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कारण बिलासपुर के अधोसंरचना का विकास का काम तेजी से हो रहा है। यह भी सही है कि पूरा शहर समाहित नहीं है, पर जितना भी समाहित है बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित विकास का सिलसिला स्मार्ट सिटी के कारण प्रारंभ हुआ है। न्यायधानी बनने के कारण पूरे देश में बिलासपुर का नाम और पहचान हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी ने मौजूद राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि जिले का विकास दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया जाएगा, तभी स्थानीय नागरिकों का सपना साकार होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की तरह बिलासपुर का भी नाम देश में ऊपर लाने की सभी से अपेक्षा की। इस दौरान विधायकों ने भी सरकार को हर संभव सहयोग कर कार्य कराने में मदद देने की बात रखी। बिलासपुर का एक भी युवा, संभाग की बात कर रहा हूं मैं,
इस उम्मीद के साथ अपने भविष्य को नहीं देख पाता कि मैं 12th के बाद इस कॉलेज में या इस संस्थान में एडमिशन ले लूंगा। जैसे एक मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये बात तो जायज है जो धर्मजीत सिंह जी कह रहे हैं कि क्या जिद है कि वहीं पर मेडिकल कॉलेज चलेगा। पर ये जिद की बात जो धर्मजीत सिंह कह रहे हैं, वो जिद कांग्रेस की सरकार में भी यथावत रही, भाजपा की सरकार में भी यथावत रही, और अभी किसी तीसरी पार्टी की सरकार बनने के हालात में नहीं है। तो जिद अगर आप नहीं बदलेंगे तो बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज का परिदृश्य कैसे बदलेगा? ये सब वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, और जब तक वर्क कल्चर डेवलप नहीं होगा, हम चाहे जितना भी चीफ केयर खिलाते हैं, हम मूलभूत सुविधा से बहुत दूर रहेंगे। हम महानगर नहीं बनाना चाहते, महानगर की बुराइयां नहीं लेना चाहते, लेकिन महानगर की जो सुविधा अगर हमको मिल सके तो हमारा बिलासपुर दुनिया का सबसे बढ़िया जगह है, जहाँ प्रेम है, मोहब्बत है, कोई चाचा बोलता है, कोई भैया बोलता है, कोई किसी के दुख में खड़े होता है, कोई किसी के सुख में खड़े। बिलासपुर के विकास के लिए जो बातें हुआ है, बातें नहीं कमिटमेंट हुआ है कि जो डेवलपमेंट होना है वो होकर रहेगा। जैसे एयरपोर्ट के बारे में बात हुआ है, सड़कें के बारे में बात हुआ है, और भी सभी मुद्दे पे बात हुआ है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री आदरणीय साहू जी ने बताया है कि मैं कमिटमेंट करता हूं कि जो भी बातें हुआ है उनको मैं पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। कार्यक्रम के दौरान ही बालाजी फाउंडेशन की ओर से उप मुख्यमंत्री सहित तमाम अतिथियों का शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न व्यापारिक समाज सेवी संगठनों से जुड़े तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। व्यापार विहार स्थित सेंट जेवियर स्कूल अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह उत्सव स्कूल की यात्रा को फिर से याद करने और उसकी स्थापना के बाद से हुए विकास की सराहना करने का एक अवसर है। यह स्कूल एक संस्था ही नहीं बल्कि एक परिवार सा है जो समय के साथ मजबूत होता जा रहा है। 5 और 6 जनवरी 2024 को त्रिवेणी भवन परिसर में सेंट जेवियर हाई स्कूल के रजत जयंती वर्ष का 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले दिन का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कर कमलों के द्वारा किया गया। मंच पर शाला के सीएमडी डॉक्टर जीएस पटनायक, डायरेक्टर लेखाश्री पटनायक, सीईओ डॉक्टर मुकेश सराफ, ईओ डॉक्टर बीबी महतो, प्राचार्य सुप्रिया एपी, उप प्राचार्य रंजना बहादुर, प्रधान पाठिका ए ललिता, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी के अलावा स्कूल से जुड़े देश भर के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जेएस पटनायक द्वारा मुख्य अतिथि को पौधा देकर स्वागत किया गया, जो कि जेवियर्स परिवार की पर्यावरण के प्रति चेतनशीलता को दर्शाता है। सबसे पहले मां सरस्वती व फ्रांसिस जेवियर्स के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। फादर शलभ हैरिसन द्वारा बाइबल पाठ किया गया। मुख्य अतिथि श्री साव ने अपने भाषण में शाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विद्यालय शिक्षा ही नहीं बल्कि खेल, विज्ञान, कला, वाणिज्य प्रत्येक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। सेंट जेवियर्स स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आज मनाया जा रहा है। 25 सालों का ये उपलब्धियों भरा सफर, बड़े बड़े पदों पर यहाँ के विद्यार्थी निकलकर देश की सेवा कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के विद्यार्थियों ने नाम कमाया है। छत्तीसगढ़ में 12 स्कूल संचालित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम सेंट जेवियर्स ग्रुप कर रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। सेंट जेवियर्स स्कूल के पूरी मैनेजमेंट को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान प्राचार्य सुप्रिया एपी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा गया। चेयरमैन और मुख्य अतिथि द्वारा शालेय पत्रिका यात्रा का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि ने भूतपूर्व मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 25 साल में हम लोग 67 स्कूल्स खोले इंडिया में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सभी खोले। तो ये हमारा किशोर बहादुर जी इन्होंने स्टार्ट करवाया था हमसे 25-26 साल पहले सोसाइटी बनाए के। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 25 साल कंप्लीट हुआ और छत्तीसगढ़ में हमारा 12 स्कूल है और इस स्कूल से इन 25 सालों में लाखों स्टूडेंट्स निकले। आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, आईआईएम, स्पोर्ट्स में हर फील्ड में अच्छा नाम किया। आज बहुत खुश लग रहा है। थैंक यू।
कार्यक्रम के पहले दिन सुबह छत्तीसगढ़ स्तर पर क्विजोमेनिया प्रतियोगिता द्वारा प्रतिभावान छात्रों को मंच प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना व मानसिक विकास करना है। विश्वविख्यात ग्रैंड मास्टर अफान कुट्टी द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर रूबिकस क्यूब हल किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि का चित्र बनाया गया। बिलासपुर शहर में पहली बार ऐसे व्यक्तित्व का आना शाला के लिए गौरव की बात है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ गणेश वंदना द्वारा किया गया। नृत्य, संगीत, नाटक, पिरामिड बनाकर दर्शकों का मनोरंजन किया गया। विशेषकर रामायण के मंचन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में शाला की उप प्राचार्य रंजना बहादुर ने गरीबों में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त कर दूसरे दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। इस अवसर पर सेंट जेवियर्स चेन ऑफ स्कूल के सभी शाखा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुंगेली में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन और संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट मनियारी सभा कक्ष में पत्रकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेनका प्रधान ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। 1 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन के साथ 22 जनवरी तक सभी मतदान केंद्रों में यह कार्य किया जाएगा। जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ना, फॉर्म 7 के माध्यम से नाम काटना और कोई नाम यदि जोड़ा जाना उसमें पट्टी करना, फॉर्म 8 के माध्यम से मतदाता सूची में जो विवरण है उसमें संशोधन करना, ये कार्य बृहद रूप से किए जाएंगे, जिसमें बीएलओ जो है घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट करेंगे। जो नवीन मतदाता हैं जो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, साथ ही आगामी 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, उन सभी के फॉर्म 6 भराए जाएंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।